Yes, sir. तो हम लोग ने बच्चों कंट्रोलिंग में एक तो बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। पूरा प्रोसेस हमने पढ़ लिया था और प्रोसेस वाज नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड, करेक्ट। चलिए, पूरे प्रोसेस को पढ़ने के बाद हमको क्रिटिकल पाथ कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन समझ में आ गया था। तो जब हम छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करेंगे, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बट किसी भी इंपॉर्टेंट चीज को इग्नोर ना करके उसको ठीक से एनालाइज करना इज नोन एज क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। लॉजिक इज अंडरस्टूड वेल। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे मैंने आपको अकाउंटेंसी के वर्कबुक्स दिए और क्वेश्चन बैंक दिया। क्वेश्चन बैंक तो भाई किसी बढ़िया ऑथर की किताब का जेरोक्स आपको दे दिया और कॉपीराइट का कोई वायलेशन नहीं है, क्योंकि मैं उनको हॉस्पिटैलिटी भी पूरी देता हूँ, व्हाट क्लियर, कर्टसी भी उनकी है, सब भी बोल देता हूँ। अगर वर्कबुक में कोई गड़बड़ी है तो आई शुड सी टू इट। बट अगर क्वेश्चन बैंक में कोई गड़बड़ी है तो इससे मेरे से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज वो मैंने नहीं बनाया है। तो क्वेश्चन बैंक की गड़बड़ी इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बट वर्कबुक प्राइमरी है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, उसी से कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। समझ में आ गया? तो आप भाई एकेडमिक्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं और को करिकुलर एक्टिविटीज में भी। जब आपके मैथ्स में नंबर कम हो जाएंगे तब ज्यादा चिंता का विषय है, या फुटबॉल मैच में चोट लग गई तब ज्यादा चिंता का विषय है? मैथ्स में नंबर अगर कम हो गए तो। समझ में आ गया? तो मैथ्स में नंबर कम हो, इसको ठीक करना है, इट इज क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। और फुटबॉल में आपको टीम से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि थोड़ा आवारा टाइप थे, खेलते कूदते नहीं थे, सिर्फ परेशान करते थे, लाई चना खिलाते थे लोगों को। दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो आई शुड बी मोर कंसर्न कि लेक्चर टाइम पे चले, और आई शुड बी वेरी मोर कंसर्न कि स्टडी मटेरियल भी टाइम पे मिले। भाई लेक्चर टाइम पे चले, इसमें टाइम लैग नहीं होना चाहिए। स्टडी मटेरियल एक दिन की बजाय 2 दिन बाद भी मिल गया तो खास डिफरेंस नहीं आएगा। तो स्टडी मटेरियल का डिले इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, बट क्लास का डिले इज सीपीसी, क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। नहीं समझ में आया? अब एक थोड़ा सा फैमिली वेंचर लेते हैं। यहाँ पे एक घर में ढेर सारे लोग रहते हैं, बहुएं भी हैं, बेटियां भी हैं। बेटी कुछ भी गलती कर दे, अरे बेटी है कोई बात नहीं। बहू ने अगर 2 बार मुंह भी धो लिया तो हिसाब लेने लग जाते हैं उससे। समझ में आया? तो बहू का 2 बार मुंह देना धोना सास को बिल्कुल पसंद नहीं है। इट इज क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। समझ में आ गया? और बेटी अगर डैमेज जीन्स भी पहन के कहीं घूम रही है तो कोई बात नहीं, बेटी आजकल का जमाना ऐसा ही है, फैशन है थोड़ा सा। इट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। समझ में आ गया? रक्षाबंधन में बहन ने भाई को राखी बांधी नहीं बांधी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट भाई को 1100 रुपए का सो कॉल ट्रांसफर जरूर करना है। तो भाई ने अगर 1100 रुपए का गिफ्ट नहीं दिया, 2151 का, इट इज क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। बहन ने राखी क्या थोड़ा सा बोला कि वो थ्रेड बांधो, धागा बांधो लाल रंग का, वही मान लिया जाएगा राखी। दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। व्हाट इट क्लियर? लेनोवो कंपनी लैपटॉप सप्लाई कर रही है, बैक के जिपर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, तो लेनोवो कहेगा भाई ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, हमारे लैपटॉप की जो हिंज होती है जिसपे स्क्रीन टिकी होती है वो मजबूत होनी चाहिए, 2 4 5 बार अगर गिर भी जाए तो जल्दी टूटे ना। तो अगर इसमें गड़बड़ी आ रही है, इट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। ये क्रिटिकल पाथ कंट्रोल है। नहीं समझे अभी भी? समझ गए? चलिए, तो ये सारी बातें सबको समझ में आ गई थी। एडवांटेजेस हम कर चुके थे बच्चों। नेक्स्ट, पुट द हेडिंग इन योर कॉपीज, डील हो जाए। कंट्रोलिंग की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। आई रिपीट, कंट्रोलिंग की भी कुछ लिमिटेशंस है। राइट द पॉइंट्स इन योर नोटबुक एंड इसके बाद स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन बच्चों। चलिए बच्चों, तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या है? अगर आपका टीचर आपको कह रहा है कि मैथ्स के डिवीजन के 150 सवाल 2 घंटे के अंदर कर लो, 3 डिजिट डिवीजन होगा, कितना? 3 डिजिट, 3 न्यूमरेटर और 3 डिनोमिनेटर। ऐसी बात क्लास 10th के बच्चे को बोले तो समझ में आती है, तो स्टैंडर्ड 6 से 2 है। बट क्लास 4 के बच्चे को अगर आप ऐसा बोलेंगे तो क्या ये सही स्टैंडर्ड है? एब्सोल्युटली नॉट। जो इंसान पहले दिन आज रेसिंग की प्रैक्टिस करने के लिए गया, उससे कह रहे हैं कि हुसैन बोल्ट की स्पीड पे आज ही दौड़ के दिखाओ, तब तो तुमको ट्रेनिंग देंगे वरना नहीं देंगे। क्या ये सही बात है? नॉट एट ऑल। पीपल अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से? तो स्टैंडर्ड ही अगर आपने गड़बड़ सेट किया है, कभी भी आप अचीव कर पाएंगे वो परफॉर्मेंस? एब्सोल्युटली नॉट। तो अगर आपने अपने ऑफिस में व्हाइट वॉश करवाना है और आपने व्हाइट वॉश करने वाले जो पेंटर होते हैं उनसे बात की, आपने कहा 20 फीट बाय 10 फीट की एक वॉल है, गर्मी का समय है, तो भाई 4 घंटे के अंदर सूख जाएगा पेंट। बट अगर विंटर सीजन है, या विंटर नहीं, लेटर से बरसात का सीजन है, रेनी सीजन, क्या 4 घंटे में वॉल सूखेगी चिल्ड्रन? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपने रेनी सीजन में 4 आवर्स का टारगेट उसको दे दिया कि तुमको सेकंड कोट 4 आवर्स के बाद लगाना है, वो कभी भी इस टारगेट को मीट नहीं कर पाएगा। वेरा समर सीजन, प्रचंड गर्मी अप्रैल मई जून की, तो वहां पे वो टारगेट 2 घंटे में ही मीटअप कर लेगा। पीपल अंडरस्टूड दिस?
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो कितना सही है कितना गलत है। समझ में आ गया? मशीन की कैपेसिटी 5000 यूनिट्स एक दिन में प्रोड्यूस करने की है, प्रोवाइडेड जब एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड हो, और आपका तो अनस्किल्ड एम्प्लॉय है, तो क्या मशीन की कैपेसिटी से प्रोडक्शन हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अंडरस्टूड एवरीबडी और नॉट? पक्का? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। द फर्स्ट इज डिफिकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स। कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोडक्ट क्वालिटी को कैसे मेजर करेंगे कि अप टू बेस्ट है? ये कस्टमर टू कस्टमर वेरी करेगा। कॉफी की डिमांड नेस्ले की साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा है, नॉर्थ इंडिया में इनकी डिमांड बहुत कम है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। और ईस्ट की अगर हम बात करें, असम और दार्जिलिंग साइड, वहां पे भी बहुत कम है। क्या सेल्समैन की गलती है बच्चों ये? क्या एडवर्टाइजमेंट कंपनी का एडवर्टाइजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ है? नो। तब भी हमारा सेट किया गया स्टैंडर्ड टारगेट, सेल्समैन क्यों नहीं कॉफी बेच के मीटअप कर पा रहा है? क्योंकि वहां पे लोग फॉन्ड ऑफ टी ज्यादा होते हैं और कॉफी के कम। और साउथ इंडिया में क्या होता है? दे आर मोर फॉन्ड ऑफ टी। तो जब नेस्ले वाले अपनी कॉफी सेल्स का टारगेट रखेंगे तो साउथ इंडिया का टारगेट थोड़ा ज्यादा होगा, नॉर्थ और ईस्ट का थोड़ा सा कम होगा। गॉट इट क्लियर? मेरी कंपनी है वुलन क्लॉथ्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, और मैंने आप सबको पूरे इंडिया में सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। कैन आई एक्सपेक्ट कि आप मुंबई में बहुत ज्यादा सेल कर पाएंगे, महाराष्ट्र में या साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, चेन्नई में? क्यों नहीं कर पाएंगे भाई? वहां का वेदर स्वेटर पहनने लायक होता ही नहीं है, लोग पहन लेंगे पूरे शरीर में फफोले निकल आएंगे। लॉजिक समझ में आया? और जम्मू एंड कश्मीर में आपको कह रहा हूं बरमूडा और टी शर्ट बेच के दिखाओ, जहां साल भर लगभग ठंड का माहौल ही रहता है। हाईएस्ट टेम्परेचर भी कश्मीर में जाता होगा तो 24-22 डिग्री जाता होगा, तो वहां पे तो लोग साल भर सो कॉल स्वेटर वगैरह यूज करते हैं। हाँ, जम्मू में थोड़ा क्लाइमेट नॉर्मल रहता है बाकी इंडिया की तरह। तो स्टैंडर्ड सही सेट करना पड़ेगा आपको। नहीं समझे? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? पक्का? चलिए, सो इज इट इजी टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो हर जगह के लिए स्टैंडर्ड अलग अलग सेट होता है। बातों को समझ गए कि नहीं? पक्का? दीपावली के सीजन में नॉर्थ इंडिया में फेस्टिविटीज ज्यादा है, न्यू ईयर के टाइम पे गोवा, महाराष्ट्र, वहां पे फेस्टिविटीज ज्यादा है। तो अलग अलग सीजन में, अलग अलग फेस्टिविटीज में, अलग अलग जगह का सेल्स टारगेट अलग अलग होगा। गॉट इट क्लियर? अप्रैल के महीने में एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर सेल्स आई एम एक्सपेक्टिंग कि लोग ज्यादा इंश्योरेंस हमारी कंपनी का करवाएं। क्या अप्रैल में लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं? नो। मेजॉरिटी लोग फरवरी मार्च, ताकि टैक्स सेविंग हो उससे। तो फरवरी मार्च में हम एजेंट को ज्यादा टारगेट देंगे सो कॉल्ड इंश्योरेंस करने का, और अप्रैल में जून में थोड़ा कम, क्योंकि अप्रैल में जून में ज्यादा लोग उसको मिलेंगे ही नहीं, वो कुछ भी कर ले। बिकॉज लोगों की मेंटालिटी टैक्स सेविंग की किस महीने में होती है? जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में, व्हेन द ड्यू डेट टू पे इनकम टैक्सेस अप्रोचिंग बेसिकली। नॉट गेटिंग? समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, एम्प्लॉय रेजिस्टेंस। जब भी कोई भी नया सो कॉल्ड ऑफिस में लेटेस्ट से सिस्टम आता है काम करने का, क्या एम्प्लॉय उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेता है? नो। एम्प्लॉय को लगता है कि भाई इसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, इसमें काम ज्यादा करना पड़ेगा, बट सैलरी तो उतनी होगी। तो आप कंट्रोल तो करना चाहते हैं, बट पहले वो एक्सेप्ट तो करें उस चीज को। उन्होंने नई मशीन, जो बड़ी हाईटेक मशीन है, उस पर काम करना उनको पसंद नहीं है। विल यू बी एबल टू मीट द सेट स्टैंडर्ड्स? Will you be able to meet the set standards? Absolutely not. So inefficient employees doesn't like that their performance should be appraised, otherwise their limitation would come out. तो जो skilled employee है वो तो चाहेगा नई से नई मशीन पे काम करने का मौका मिले, ज्यादा से ज्यादा मैं आउटपुट जनरेट करूं कंपनी के लिए ताकि मेरा इंसेंटिव बढ़ जाए। काम चोर नालायक, क्या ऐसा एम्प्लॉय एक्सेप्ट करेगा नई चीजों को? नो। और वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारे वर्क को एनालाइज किया जाए, क्योंकि उसको पता है कि मेरे काम को अगर एनालाइज किया जाए तो नेगेटिविटीज निकलेंगी, पॉजिटिविटी आएगी ही नहीं। अभी भी नहीं समझ में आई बात? पक्का? एंड जब आप कंट्रोल करते हैं किसी भी सिचुएशन को, किसी भी एरिया को अपने ऑफिस में, स्टैंडर्ड सेट करते हैं, तो आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि भाई हमने बोला 400 यूनिट पर डे का प्रोडक्शन होना है, इसके लिए काम करना पड़ेगा, इसके लिए काम करना पड़ेगा। तो काम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कैसे पता लगाएंगे? कैसे पता लगाएंगे? कैसे पता लगाएंगे? चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? भाई वर्क डेली का दे जाएंगे, काम कर रहे हैं वर्क प्लेस में, नहीं कर रहे, ये कैसे आप नजर रखेंगे उनके ऊपर? आप क्लोज सर्किट टीवी कैमरा लगवा देंगे, सॉफ्टवेयर अटेंडेंस का लग जाएगा, कितने बजे एम्प्लॉय ऑफिस आ रहा है और कितने बजे
जा रहा है। किसी जमाने में बोर्ड की जब कॉपीज चेक होती थी, टीचर जल्दी जल्दी कॉपी चेक करता, निकल लेता था सेंटर से। नतीजा क्या होता था, मैक्सिमम मिस्टेक्स कॉपी में नजर आती थी। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने टाइम लिमिट बना दी कि भाई 7 से 8 घंटे का इवैल्यूएशन वर्क होगा, इससे कम का नहीं होगा। आईएससी बोर्ड को लगा कि टीचर्स जब मार्क्स लिखते हैं कॉपी के ऊपर तो वो ठीक से लेजिबल नहीं होते और कभी कभी काउंटिंग की मिस्टेक होती है। तो उन्होंने एक सिस्टम बना दिया आईएससी बोर्ड वालों ने, एंड दे अडैप्ट अ टेक्नोलॉजी जिसको एलडीआर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जैसे मेरा ये डिजिटल पेन है, तो जहां पे आईएससी काउंसिल की कॉपीज चेक होती है वहां पे एक लोकल सर्वर लगा दिया जाता है और इस तरह के डिजिटल पेन टीचर्स को दिए जाते हैं। नॉर्मल कॉपी में जब वो 4 लिखेंगे तो सर्वर में 4 स्टोर हो जाता है, जाके सर्वर में 4 स्टोर हो जाता है। टेक्नोलॉजी है इंडिया में, 10 साल पहले से आ चुकी है ये। तो कॉपी में लिखा 4, सर्वर में 4 स्टोर हो गया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो टोटलिंग का काम टीचर को नहीं करना, कौन कर रहा है? सिस्टम कर दे रहा है। तो इससे टोटलिंग एरर जो कॉपी में होता है वो नहीं होगा। तो सर सर्वर को कैसे पता कौन से नंबर की कॉपी चेक की जा रही है? कॉपी सीक्वेंस में अरेंज होती हैं, हर कॉपी के ऊपर एक नंबर होता है। टीचर कॉपी चेक करता है तो 1 4 6 8 9 4 3 जो नंबर होता है उसको ओवरराइट करता है, डबल टिक लगा देता है। तो सर्वर को पता लग जाता है रोल नंबर की कॉपी चेक होने आ गई। तो जैसे वो 4 लिखते हैं वहां पे 4 स्टोर हो गया, 3 लिखा तो वहां पे 3 स्टोर हो गया। तो टोटलिंग इज ऑटोमेटिक। टोटलिंग इज नहीं, ये काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इंडिया में चलाता है बस, बाकी किसी के पास ना इतनी अकल ना पैसे हैं। वॉट इट क्लियर? इनका सिस्टम थोड़ा छोटा होता है तो ये करते हैं। तो इससे हो क्या रहा है बच्चों, जो हमारी कॉस्टिंग की या कंट्रोलिंग की टेक्निक है दैट इज बिकमिंग वेरी 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 कॉस्टली और एक्सपेंसिव। आपके घर में जो मेड है वो काम कर रही है सही से कि नहीं कर रही, ये कैसे मम्मी को पता लगेगा? मम्मी तो ऑफिस में है, तो मम्मी कैमरे से मॉनिटरिंग कर रही है उसकी। समझ में आ गया? पता लगा 3 रूम में झाड़ू पोछा लगना है, वो 2 ही रूम में झाड़ू लगाई, 1 रूम में पोछा लगाई और बोली भाभी जी सब बढ़िया साफ कर दिया। मम्मी अगले दिन उसको रिकॉर्डिंग दिखाएंगी, देख तीसरे कमरे दूसरे कमरे में तो तुम गई ही नहीं। समझ में आई बात कि नहीं आई? नहीं आई, समझ गए? सो क्लोज सर्किट टीवी कैमरा लगा देंगे, सॉफ्टवेयर लगवा देंगे जिससे हम एम्प्लॉय को कंट्रोल कर पाए, मैनेज कर पाए, मॉनिटर कर पाए। क्या ये सब चीजें फ्री में मिलेंगी? नो, इट विल एड ऑन कॉस्ट बेसिकली। मेनी कंपनीज, बैंक्स में क्या होता है, जो सेल्स के एम्प्लॉयज होते हैं ऑफिस ही लेट आएंगे। कहाँ गए थे? सेल्स का काम करने गए थे। कस्टमर से मीटिंग थी, ठेंगा मीटिंग थी। अब कस्टमर से मीटिंग कैसे होगी? पहले आप सुबह ऑफिस आएंगे 9 बजे, वहां आप अटेंडेंस लगाएंगे, ऑनलाइन ऑनलाइन अटेंडेंस लगाएंगे। कस्टमर से जब मिलने जाएंगे उससे बोलेंगे सर आपके मोबाइल पे ओटीपी आया, जरा मेरे को बताइए। सॉफ्टवेयर पे मोबाइल पे ओटीपी एंटर करेंगे आप, तो लॉगिन हो जाएगा कि आपकी मीटिंग कस्टमर के साथ स्टार्ट हो गई। मीटिंग खत्म हुई 1.5 घंटे बाद, सर एक और ओटीपी आया को बता दीजिए। फिर आपने ओटीपी टाइप किया, पता लगा आपकी कस्टमर की मीटिंग क्लोज हो गई। फिर कस्टमर की प्लेस पे आप थे, वहीं से ओटीपी गया था, आपका मोबाइल जियो टैग्ड है, लोकेशन उस पर कॉपी हो रही है, तो पता लग जाएगा किस लोकेशन से ओटीपी टाइप किया गया है। वहां से आपके बैंक का ऑफिस 15 मिनट का रास्ता है, आप 2.5 घंटे बाद वापस आ रहे हैं। क्या बोले? ट्रैफिक में फंस गए थे। लाइव ट्रैफिक की रिकॉर्डिंग हो रही है, यहां तो कोई ट्रैफिक था ही नहीं, कहां फंस गए? झूठ बोल रहे हो तुम। इसका मतलब इस तरह से एम्प्लॉइज को ट्रैक किया जाता है मल्टीनेशनल कंपनीज में। नहीं समझे? समझ में आया? व्हेन यू टॉक टू समबडी ओवर इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, बोलते हैं ना, ये कॉल क्वालिटी पर्पसेस के लिए रिकॉर्ड की जाएगी। आपने क्या बात की है, ना आप झूठ बोल पाए, ना जिससे आप बात कर रहे हैं वो झूठ बोल पाए। तो ये सब कंट्रोलिंग के लिए ये, और सही में क्वालिटी पर्पसेस के लिए वो कॉल्स बाद में सुनाई जाती है ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के थ्रू। आप नए एम्प्लॉई हैं, कैसे आपको फोन पे बात करनी है, सामने वाला कुछ भी सफिक्स प्रीफिक्स लगाए आपके आगे पीछे, कंपनी के नाम के आगे पीछे, यस सर, जी सर, आपको पैसे ही सुनने के मिल रहे हैं। अंडरस्टूड और नॉट? कुछ भी वो बोले, एक्स वाई जेड एनीथिंग, कोई भी सफिक्स प्रीफिक्स लगाए, आपको यस सर, जी सर, आई विल सी टू इट। तो ट्रेनिंग में ये सब सुनवाया जाता है। देखिए यहाँ पे इस एम्प्लॉय ने गलती की, इसको गुस्सा आ गया, और गुस्सा नहीं आना, क्योंकि आपका गुस्सा हमारे कस्टमर को बिगाड़ देगा। तो क्या हम सुनते रहें क्या? यू आर पेड फॉर दैट, यू आर पेड फॉर दैट। सुनने के लिए आपको पेमेंट मिल रहा है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? आप बैंक में जाइए, बैंक में जाइए, आप कुछ भी क्लर्क को बोल दीजिए, क्या वो क्लर्क बदले में आपको रिस्पॉन्स बैक उसी तरह से करता है जैसे आपने बकवास की? चोर टाइप का बैंक है, सब एम्प्लॉय चोर है, ये वो, सर वील सी टू इट, वील सी टू। उसको भी अंदर से बताना चोर में बात तो ठीक बोल रहा है, वील सी टू इट। तो आपको बड़े पोलाइटली बात करना है। आप पुलिस वाले नहीं है कि उसको कुछ बोला तो गर्दन पकड़ डाल दिया लॉकअप के अंदर। आप एक बैंक के ऑफिसर हैं। समझ में आ गया? पता लगा चेक किसी का क्लियर नहीं हुआ,
बैंक के मैनेजर को हड़काने चलाया, बैंक के मैनेजर उठा अपनी को तो कंटाप मारी उसको। दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। वो कस्टमर है, वो कुछ भी कर सकता है, वो तो जाहिल गवार है ही है। आपको एज अ मैनेजर ऑफ द बैंक जाहिल नहीं बनना, क्योंकि आपके कस्टमर ही जाहिल है सारे के सारे हैं। आपका बिजनेस यूनिस चल रहा है। इट्स जस्ट लाइक दैट, इफ अ डॉग बाइट्स मी, शुड आई बाइट द डॉग? Yes, I will definitely do so, but where? In a restaurant. I'll eat hot dog. समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो आपको अपना गुस्सा अपने क्लाइंट के ऊपर नहीं निकालना है। तो ये चीज ट्रेनिंग में आपको बताई जाएगी कि हम क्यों कॉल की रिकॉर्डिंग करके अपने सर्वर की जगह भर रहे हैं, क्योंकि जो जो गड़बड़ियां हमारे कस्टमर्स बोलते हैं, आप सुनिए बस, कैसे उसको टैकल करना है ये सोचिए, क्योंकि कस्टमर तो है ही दलित टाइप का, उसको तो आप सुधार नहीं सकते। आप साइकोलॉजिस्ट नहीं, आप बिजनेसमैन हैं। समझे बात को कि नहीं समझे? तो पीपल अंडरस्टूड द लिमिटेशन, पीपल अंडरस्टूड द लिमिटेशन। चलिए, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, अभी बोला था ना, गवर्नमेंट की पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इतने ज्यादा हो गए हैं। व्हाट्सएप यूज करते हैं सब बच्चे? लिखा होता है ना एंड टू एंड एनक्रिप्शन, मतलब आपका डेटा, आपका मैसेज किसी दूसरे को नहीं पता लगेगा। ये झूठ है बच्चों, झूठ है। ये जो क्राइम्स करते हैं कहां से रिकवर होता है, सब पता लगता है। नॉर्मली ये डेटा डिस्क्लोज नहीं करते, बड़ा हाई लेवल एनक्रिप्शन है, बड़ा हाई लेवल बिंदु और सितारा चमकता रहता है उसके अंदर, नॉर्मल हैकर्स इसको पकड़ नहीं पाएंगे, बट कंपनी चाहे तो बिल्कुल पकड़ लेगी। अंडरस्टूड दिस? अब कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट की ऐसी होती हैं जो कंपनीज के अगेंस्ट चली जाती हैं, बट क्या आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा सकते हैं? नो। तो आपको उसी एनवायरमेंट में कंट्रोलिंग करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमारे देश में एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट कानून है, जिसके अकॉर्डिंगली मिनिमम टाइम, और एक कानून है मिनिमम वेजेस एक्ट, कि इंप्लॉय को कम से कम इतनी तनख्वाह तो देनी ही देनी है। अब मान लीजिए किसी इंप्लॉय की मिनिमम तनख्वाह फिक्स हो गई, हाउ मच? 15,000, और आपको पता है नालायक 5,000 के भी लायक नहीं है, बट क्योंकि लॉ ऐसा है तो आपको कानून के दायरे में रह के ही बिजनेस चलाना है। आप करेंगे कि आप उसको पैसे तो दे देंगे, दाएं बाएं के दो चार काम और निकलवा लेंगे, ताकि अपनी दी हुई तनख्वाह की पूरी वसूली आपकी हो जाए। तो मेनी अ टाइम्स गवर्नमेंट पॉलिसीज मे नॉट बी वेरी गुड फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट, बट आपको रहना वहीं पे है, तो आपको इन नियम कायदे कानून को फॉलो करना पड़ेगा। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर देयर। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, और उसके काफी पहले भी, आरबीआई ने सारे बैंक्स को इंडिया में बोल दिया, प्लीज अडॉप्ट ऑटोमेशन। आपका पूरा बुक कीपिंग, पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा, कंप्यूटराइज्ड होगा, मैनुअल नहीं होगा। मैक्सिमम बैंक्स तो मान गए, कुछ बैंक्स ने बोला हमारे पास पैसे थोड़े कम है, हमारा बिजनेस छोटा है, इट विल टेक टाइम। उसी चक्कर में हमारे इंडिया में एक वाधवा ग्रुप है चिल्ड्रन। ये वाधवा ग्रुप आपको ढेर सारे नजर आएंगे, बट मैं जिस वाधवा ग्रुप की बात कर रहा हूं वो लोकेटेड है डीएचएफएल और लक्ष्मी विलास बैंक से। जून 2019 में खपला घोटाला यहां पकड़ा गया। आरबीआई की ऑडिट टीम आई और देखा कि कैश रजिस्टर में 12 करोड़ रुपए कैश नजर आ रहा है। वॉल्ट चेक किया गया, 10 करोड़ रुपए था, कहां गया 2 करोड़ रुपए? इसका मतलब जो कस्टमर पैसे जमा कराने आए, आपने इलेजिटिमेट तरीके से वो पैसा किसी और को दे दिया और बुक्स में उसकी एंट्री नहीं की। इट्स जस्ट लाइक दैट कि मेरा बैंक है, आप कैशियर हैं, आपने 12 करोड़ का रिसिप्ट तो किया, बट रिकॉर्ड्स कितने एंटर किए? 10 करोड़। 2 करोड़ रुपए आपके पास जो आए, लॉजिक समझ में आ गया, आपने उसकी रिसिप्ट ही नहीं दिखाई, और वो 2 करोड़ रुपए आपने किसी को दे दिया इस्तेमाल करने को। बातें समझ? 2 बातें बता रहा हूं मैं, ध्यान सुनिएगा। 12 करोड़ आपके पास आया, बट आपने कैश एंट्री कितने की 10 करोड़ की। 2 करोड़ की आपने कैश एंट्री की ही नहीं, और वो 2 करोड़ अपने जान पहचान वाले को दे दिया, जाओ लैंड खरीदो, बिल्डिंग बनाओ, पैसा कमाओगे, फिर वापस लाके दे देना। बेचारा कस्टमर जो पैसे जमा करा के गया था 5 लाख रुपए परसों, उसकी पासबुक में कोई एंट्री नहीं है, और उसके मोबाइल ऐप में भी नहीं दिखा रहा कि एंट्री हुई है या पैसा जमा हुआ है। उसने अपने एम्प्लॉय को हड़काया, मैंने तेरे को पैसे दिए तो तू बैंक नहीं गया? कह रहे नहीं सर, मैं तो जमा कराया था। ये भाई साहब बैंक पहुंच गए और पता लगा वहां पे कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। अब इसका मतलब एम्प्लॉय कुछ धांधलेबाजी कर रहे हैं। रिपोर्टिंग वाज डन टू आरबीआई। आरबीआई ने सो कॉल्ड कोर्ट कचहरी करने से पहले देखा कि ऐसा कुछ है कि नहीं, छानबीन की तो ऐसा नजर आया। एक तो ये फ्रॉड कि पैसा आया बट हमने बुक्स में उसकी रिसिप्ट दिखाई नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जिनका बिजनेस बहुत बड़ा होता है। ठीक है, पैसा जमा हो गया, 4 दिन बाद पासबुक अपडेट करवाएंगे।
1 महीने बाद अपडेट कराएंगे। भाई बैंक के ऊपर भरोसा है कि बैंक एंट्री तो उसकी करेगा ही करेगा। और जब बैंक को पता है कि ये बिजनेसमैन 1-1 2-2 महीने तक पासबुक अपडेट कराता ही नहीं, तो इसका पैसा बैंक को मत दो, अपने जान पहचान वाले में किसी को बिजनेस करने को दे दो। वो प्रॉफिट कमाएगा, जब हमको प्रॉफिट के साथ प्रिंसिपल मनी वापस करेगा तब हम एंट्री कर देंगे। ऐसे फ्रॉड इस बैंक में पकड़े गए। व्हाट इट क्लियर। एक वाधवा ग्रुप तो वो भी है जो भगवत गीता किताब छापता है, वो ये लोग नहीं है, ये लक्ष्मी विलास बैंक वाले चोर हैं बेसिकली। दूसरा फ्रॉड, 10 करोड़ 12 करोड़ आ गया, 12 करोड़ आ गया, तो हमारे पास वॉल्ट में 12 करोड़ होना चाहिए। 2 करोड़ रुपए हमने जानने वाले प्रॉपर्टी डीलर को दे दिया और बुक्स में इसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, तो बुक्स के हिसाब से 12 करोड़ आया बट गया कुछ भी नहीं। बट कैश बैलेंस कितना है हमारे पास 10, 2 करोड़ जानने वाले को दे दिया। जानने वाला कह रहा है 2 महीने बाद हम आपको 2 करोड़ का 2 करोड़ 20 लाख दे देंगे, तो हम बैंक में वापस 2 करोड़ रख लेंगे, 20 लाख अपनी जेब में। अंडरस्टैंडिंग और नॉट। और आरबीआई जब तक ऑडिटर्स को भेजेगा तब तक बैंक में पैसे आ चुके होंगे। जैसे 92 वाली स्कैम मूवी में आपने देखा, यही तो होता था ना, बैंक में पैसे आते तो थे बट उसका रिकॉर्ड नहीं था, जाते तो थे बट उसका रिकॉर्ड नहीं था, अपना काम धाम निपटा लिया फिर पैसे दे दिए लाके। नॉट गेटिंग। मम्मी ने 200 रुपए दिए, जाओ टोमेटो खरीद के ले आओ, आप 200 रुपए का मोबाइल रिचार्ज करा लिए और सब्जी मंडी में दोस्ती बना ली टमाटर वाले से, उससे उधार टोमेटो ले आए। अगली बार फिर मम्मी ने कहा कि जाओ टोमेटो ले आओ, तो आपने पहले वाला पेमेंट करके दूसरी बार फिर उधार ले लिया। नहीं समझ में आ रहा। फिर मम्मी ने बोला तीसरी बार जाओ टोमेटो ले आओ, फिर मोबाइल रिचार्ज करा लिया, फिर टोमेटो उधार में ले लिया, तो टोमेटो वाले का 2 बार का उधार हो गया। टोमेटो वाला मम्मी को एक दिन मिल गया, अरे भाभी जी वो पैसा आपका इतना बचा, अरे हम तो बच्चे को दिए थे, बच्चा तो मोबाइल रिचार्ज करा लिया, अब घर में टोमेटो पड़ेगा उसको, फिर वो पोटैटो बनाया जाएगा। ऐसे फ्रॉड्स करते थे बैंक, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटेड था ही नहीं। आजकल तो बैंक में मनी डिपॉजिट होता है, झट से मैसेज आता है, बट उनका सिस्टम आज भी मैनुअली चल रहा था। तो इस बैंक में, लक्ष्मी विलास बैंक में, ये घपले पकड़े गए। आरबीआई ने यहाँ के लोगों के अकाउंट फ्रीज कर दिए, 25,000 रुपए महीने से ऊपर विड्रॉ नहीं कर सकते, 20,000 रुपए से ऊपर ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते। समझ में आया। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे केस स्टडी पता है। आई रिमेंबर अक्टूबर 2019 आई वाज ट्रैवलिंग टू पुणे एंड शिरडी, तो वहां पे मैंने एक टैक्सी हायर की शिरडी से पुणे जाने के लिए। तो उसने सबसे पहले मेरे से एक ही बात पूछी, भैया ऑनलाइन पेमेंट तो नहीं करेंगे ना। मैंने कहा नहीं, तुम ऑनलाइन कहोगे मैं ऑनलाइन पे कर दूंगा, कैश चाहिए कैश ले लो। कह रहा नहीं ऑनलाइन में प्रॉब्लम है। आई आस्क्ड हिम क्या प्रॉब्लम है, ही टोल्ड मी दिस स्टोरी कि इस तरह से प्रॉब्लम हो गई इस बैंक में, तो अगर आप ऑनलाइन मेरे बैंक में पैसा भेज देंगे तो चला तो जाएगा, बट मेरे को विड्रॉ करने की परमिशन नहीं होगी, तो काइंडली पे मी कैश। तो कहते हैं ना कि भाई वो, अरे घूमने टहलने को क्या बोलते हैं, नहीं घूमने टहलने को क्या बोलते हैं, अरे नहीं भाई वो तो तुम्हारे जैसे लोग करते हैं। नहीं एक्सप्लोर नहीं, एक वर्ड है उसके लिए, नहीं आउटिंग नहीं, नहीं 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 नहीं, इसके लिए एक वर्ड है। अरे वो कैमलिन का एक ऐड आता है उसमें बोलते हैं भ्रमण से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कुछ था उसमें। नॉट गेटिंग इट एग्जैक्टली, देख के बता दूंगा आपको। व्हाट इट क्लियर। तो जितना आप एक्सप्लोर करेंगे ना उतना आपको ज्ञान मिलेगा, आप लोगों से मिलेंगे, आप उनसे बातचीत करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स। तो मेरे को लगा कि भाई ये कंट्रोल वाली बात है तो यहाँ पे एग्जाम्पल फिट बैठ जाएगा। तो लक्ष्मी विलास बैंक क्लियर हो गया, बाकी गूगल कर लीजिएगा और रिसर्च भी आपको मिल जाएगी। तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए और बैंक को बोला गया कि भाई आप अपना सिस्टम पूरा ऑटोमेटेड करिए। और ऐसा ही एक घपला पिछले साल प्रयागराज सिटी में कोटक महिंद्रा बैंक में पकड़ा गया था। वहां का जो एम्प्लॉय था बड़ा चोर टाइप का एम्प्लॉय था, तो वो पैसे लेता था ऐसे रईस बिजनेसमैन से और उनके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करता था, अपने दोस्तों यारों को, प्रॉपर्टी डीलरों को पकड़ाता था पैसा कि लो रखो 2-3 महीना बिजनेस करके बढ़ा के हमको दे देना, तब जमा करता था। अब बिजनेसमैन ने जब देखा मैंने पैसे तो जमा किए थे बट मेरी पासबुक में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो इन दैट केस वो लोग फंस गए। समझे कि नहीं समझे। चलिए तभी तो फंस गए लोग, तभी तो फंस गए ना। सो इंडियन कंपनीज फेस टफ कंपटीशन विद मल्टीनेशनल कंपनीज। हाउ, बट अब थोड़ी अकल आ रही है। आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन के ऑफिस में जाइए, लेट इट बी बर्गर किंग और मैकडॉनल्ड, कोई भी ऐसा हो, ये आपका फोन नंबर ले लेते हैं ना। क्यों लेते हैं भाई, अपने एडवर्टाइजमेंट, अपने प्रमोशंस आपको कम्युनिकेट करते हैं। तो आजकल जो लोकल बिजनेसमैन है उन्होंने भी यही सिस्टम स्टार्ट कर दिया है कि फोन नंबर लिखवा जाइए, वो लोग भी इस तरह का प्रमोशन करते हैं। तो पहले इंडियन कंपनीज को टफ कंपटीशन था मल्टीनेशनल से, अब काफी लेवल तक ये कम हो गया, बट है आज भी, क्योंकि भाई दे आर कैपिटल रिच बिजनेसेस, आप उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो सर हमें क्या बिजनेस सेटअप करना चाहिए, ये सब कुछ हो चुका है, चाय वाला, एमबीए वाला सब हो चुका है, मोची वाला बचा हुआ है अभी।
चेन ऑफ मोचीज जितने हैं शहर में, उन सबको कनेक्ट कर लो और एक ऐप बना लो। जिसको जूता सिलवाना है घर से जाके जूता लो, मोची को तो सिलवा के वापस कर दो। ये बिजनेस बचा हुआ है अभी। चलिए, सो प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिश्ता समझ लेते हैं। काफी बच्चों को ये सेम लगता है, बिल्कुल सेम नहीं है, थोड़ा थोड़ा सेम है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप क्या करते हैं कंट्रोलिंग में चिल्ड्रन? क्या करते हैं? सेट करते हैं स्टैंडर्ड्स। फिर क्या करते हैं? स्टैंडर्ड सेट करने के बाद क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं परफॉर्मेंस का। फिर मेजरमेंट करने के बाद क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाँ, देयर आफ्टर आप करते हैं कंपैरिजन। सर ये तो बीआरएस बनाने की तरह लग रहा है एकदम। बिल्कुल बीआरएस बनाने की तरह है। उसके बाद क्या करते हैं आप? डेविएशन। सर ये स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते थे, डीएक्स निकालते थे सर हम। ओके, उसके बाद क्या करते हैं? मरम्मत। क्या करते हैं? करेक्टिव एक्शन। यही होता है ना भाई? तो यहां पे जो काम आपने सेटिंग स्टैंडर्ड्स वाला किया चिल्ड्रन, दैट वाज ओनली एंड ओनली कॉल्ड एज व्हाट? प्लानिंग। फिर उसके बाद करेक्टिव एक्शन कैसे लेना है? आई रिपीट चिल्ड्रन, करेक्टिव एक्शन कैसे लेना है, इसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना आपको। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? प्लानिंग। एल्स इन सब चीजों का प्लानिंग और कंट्रोलिंग में डिफरेंस है। ये दोनों चीजें प्लानिंग और कंट्रोलिंग में एकदम सेम है। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज सेम हेयर, बट हेयर दे आर टोटली डिफरेंट। तो आपको एमसीक्यू में केस स्टडी बना के पूछा जा सकता है कि भाई प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर सिमिलर ऑन व्हाट ग्राउंड्स? सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड हाउ करेक्टिव एक्शन इज टू बी टेकन। एंड वेयर दे डिफर चिल्ड्रन? मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, कंपैरिजन एंड नोटिंग डाउन द डेविएशन। झटपट लिख लीजिए इसको फटाक से। So let's understand on what grounds they are same or different. प्लानिंग का मतलब तो सबको क्लियर है, डिसाइडिंग इन एडवांस। और यहाँ पे भी जब आप मेजर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से, तो स्टैंडर्ड सेट करना इज अगेन एज गुड एज प्लानिंग व्हाट टू डू। समझ में आ गई बात? एंड देयर आफ्टर कोई भी डिविएशन होगा तो वील बी टेकिंग करेक्टिव एक्शन टू दिस। सो प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस एंड कंट्रोलिंग इज विदाउट ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। सो अगर आपने कोई प्लान ही नहीं बनाया तो क्या आप कंट्रोल कर पाएंगे? क्योंकि आपने स्टैंडर्ड ही सेट नहीं किया होगा। तो जब स्टैंडर्ड सेट नहीं किया तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किसके साथ करेंगे? मुर्गी के अंडे के साथ? बिल्कुल भी नहीं। तो प्लीज कॉपी दिस। तो चलते हैं आगे। प्लानिंग इज अ थिंकिंग प्रोसेस एंड कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। अब यहां पे प्लानिंग और कंट्रोलिंग डिफर कर जाते हैं। आई रिपीट, यहां पे प्लानिंग और कंट्रोलिंग डिफर। तो पहले और आखिरी स्टेप में दे आर सेम, सेटिंग स्टैंडर्ड एंड हाउ टू टेक करेक्टिव एक्शन। बीच के 3 स्टेप में दे आर डिफरेंट। नोट डाउन दिस ऑल्सो। सो प्लानिंग टेल्स अस कि कैसे अचीव करनी है चीजों को, एंड कंट्रोलिंग बताएगा कि हम किस तरह से उसको अचीव करेंगे। याद है वो पॉलिसी और मेथड जैसा कुछ आपने पढ़ा था? तो पॉलिसी कुड बी अ पार्ट ऑफ प्लानिंग एंड मेथड कुड बी अ पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग। कैसे आग बुझानी है? अगर मान लीजिए कहीं शॉर्ट सर्किट है चिल्ड्रन, आई रिपीट, कहीं पे शॉर्ट सर्किट है, क्या वहां पानी डालेंगे आप? नो, वहां पे वो ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है उससे आग बुझाई जाएगी। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? प्लीज कॉपी दिस फास्ट। तो ये चीजें बहुत ध्यान से आपको समझनी है, नहीं तो केस स्टडी में और एमसीक्यू में बैंड बज जाती है बच्चों की। सो इफ आई वांट टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ माय कंपनी, दिस इज प्लानिंग। बट सेल इतनी भी ना इंक्रीज हो जाए या प्रोडक्शन इतना भी ना कर दें सेल इंक्रीज करने के चक्कर में कि वो आउटपुट मार्केट में बिकने के लिए कोई कस्टमर ही नहीं है हमारे पास। तो हमको एक्सेस स्टॉक को बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राइस कम करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग बात करता है व्हाट टू अचीव, कंट्रोलिंग बात कर रहा है कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ अचीवमेंट होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम होना चाहिए। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? पक्का? कंफर्म? तो गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन टाइम पे चाहिए, लोग टैक्स की चोरी ना करें। तो प्लान किया कि भाई अपना टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट्स में लोग पे कर दें। अप्रैल मई जून का टैक्स 15 जुलाई तक, जुलाई अगस्त सितंबर 15 सितंबर, इस तरह से डेट्स दी हुई हैं। गॉट इट क्लियर? एंड सो ऑन। कंट्रोलिंग कैसे करेंगे कि टाइम पे पैसा आए? जो लोग लेट पेमेंट करेंगे उनके ऊपर फाइन लगा दो। लोग सुधर नहीं रहे हैं, जेल में डाल दो। अब सुधर जाएंगे लोग। तो कैसे हम अपने रेवेन्यू को क्विकली एंड स्मूथली कलेक्ट करें? एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की गवर्नमेंट ने ड्यू डेट सबको बताई हुई है, इनकम टैक्स एक्ट में लिखा भी है।
अगर आप डेट तक पैसा नहीं देते तो इंटरेस्ट लगेगा। तो हाउ टू स्मूथली हैव द कलेक्शन प्रोसेस ऑफ टैक्सेशन, ये प्लानिंग है, कानून बना दिया। कैसे कंट्रोल करें कि लोग फॉलो करें उन चीजों को, नहीं तो फॉलो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 31 जुलाई के बाद जो भी अपना टैक्स पे करेगा, इंडिविजुअल, कंपनीज नहीं, कंपनीज को तो और 2 महीने बाद का टाइम दिया गया है क्योंकि ऑडिट होता है उनका। इंडिविजुअल्स अगर 31 जुलाई तक अपना टैक्स नहीं पे करते, ऑडिट क्लियर, तो हम उनके ऊपर पेनल्टी लेंगे। 2-4 साल में सरकार ने देखा है नालायक पेनल्टी से भी नहीं सुधर रहे हैं, तो इस बार रूल बना दिया, अब जेल में डाल देंगे। अब लोग क्या कहेंगे, नहीं बढ़िया है, फ्री में खाना रहना पीना, चलो वहीं चलते हैं। तो पीपल अंडरस्टूड प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, पीपल अंडरस्टूड। तो व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, ये प्लानिंग वाला पार्ट हो गया। इफ यू डू नॉट विश टू पे ऑन टाइम, हम आपके ऊपर पीनल एक्शन लेंगे, ये कंट्रोलिंग वाला पार्ट हो गया। अभी भी नहीं समझे, रात को डिनर में क्या बनना है, ये प्लानिंग है। तुम ज्यादा ना गबड़ गबड़ खा जाओ, मेहमानों के लिए भी कुछ बचा के रखो, तो आपको उतना ही फूड सर्व किया जाएगा जितने में मेहमानों का नुकसान ना हो। समझ गए बात को या बिल्कुल नहीं समझे? चलिए मूविंग अहेड चिल्ड्रन। बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर फॉरवर्ड लुकिंग, ये जो पहला वाला पॉइंट था उसके बेसिस पे चल रहा है। सेटिंग स्टैंडर्ड की क्या हम चाहते हैं करना, और प्लानिंग में भी यही बात होती है। नहीं समझे बात को? समझ गए? चलिए पुट इट फास्ट। यस सो चिल्ड्रन, दोनों बातें सबको समझ में आ गई, प्लानिंग और कंट्रोलिंग के डिफरेंसेस। चलिए पुट द हेडिंग चिल्ड्रन, बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोलिंग, एंड वील बी डूइंग दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क, एल्स दैट्स ऑल फॉर टुडे।